हेलो स्टूडेंट, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं के दीक्षित सर। आज की वीडियो में रहेगा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की जो प्रमेय है, जो गॉस का नियम है, उसका पहला जो अनुप्रयोग है वो है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों, क्या है? एक अनंत लंबाई का तार है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ज्ञात करना है। तो आप जिस प्रकार से आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है इससे पिछली जो वीडियो है उसमें गॉसियन पृष्ठ के बारे में या गॉस की प्रमेय के बारे में। तो गॉस की प्रमेय के बारे में देखिए, जो मैंने बताया उसे आप एक बार पिछली वीडियो को देख लेना और उसके पश्चात इसे देखना। इससे ये हो जाएगा कि आपको ये इजी रूप में समझ में आएगी। तो देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ ये समझते हैं। देखिए ये कह रहा है अनंत लंबाई के, लंबाई कैसी है? अनंत है। अब बोर्ड पे हम अनंत लंबाई का नहीं लेंगे। एक समान आवेशित, और आवेशित किस प्रकार का है? एक समान, एक समान ही आवेशित है। सीधे तार के निकट, सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सबसे पहले कहाँ किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे यहाँ सीधे तार की बात करेंगे प्यारे बच्चों। किसकी बात करेंगे? सीधे तार की बात करेंगे। तो देखिए यहां मैं एक ये सीधा तार बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? ये एक सीधा तार बना दिया ये मैंने। इसकी जो लंबाई है, मैं यहाँ इसकी लंबाई को L मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? यहाँ मैं इसे, इसकी लंबाई को L मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? L मान लेता हूँ। अब देखिए यहाँ ये आप थोड़ा स्पष्ट दिखेगा आपको। अब देखिए बात किसकी हो रही है? सीधे तार, सीधे तार कर लिया हमने। अब ये कह रहा है एक समान आवेशित। कैसा है? एक समान आवेशित है। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, सब कुछ यहीं से होने वाला है। कैसा रहेगा? एक समान आवेशित रहेगा। तो मैं इसे एक समान रूप से आवेशित कर देता हूं इसे यहाँ। ये मैं इसे एक समान रूप से आवेशित कर देता हूं। यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो जो मेरे द्वारा बताए हुए जो पॉइंट हैं आप उन पर ध्यान देते हैं तो ये जो डेरिवेशन है, ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। प्यारे बच्चों ये क्या हो गया हमारा? एक समान रूप से आवेशित हो गया। अब देखिए, अब बात किसकी करते हैं बेटा? अब बात करते हैं तार के निकट, तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकट ज्ञात करनी है। कहाँ ज्ञात करनी है? निकट ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहां से, यहां मैं यहां से, यहां से मान लीजिए मैंने यहां ये इसके निकट यहां इसकी जो दूरी है वो दूरी ले लेता हूं मैं यहां से r दूरी पर। जहां पे हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकट, मैंने यहां मान लिया कोई बिंदु P है। इस जो तार है, एक समान जो तार है, सीधा तार, उससे r दूरी पर इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए समझिए इसमें क्या होता है। यदि आपने थोड़ा भी यदि मेरी पिछली वीडियो पे ध्यान दिया है तो देखो क्लियर हो जाएगा। अब क्या होता है, जो तार है, तार का जो रेखीय आवेश जो घनत्व होता है, सबसे पहले देखिए बिंदु समझ लीजिए और उसके पश्चात ये आपको इजी रूप में समझ में आने वाली है। तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर Q अपॉन L। या हमने इस तार की लंबाई को क्या माना है? यहाँ L माना है। यहाँ क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है,
जो गॉस की प्रमेय होती है, सबसे मेन बात ध्यान रखनी है आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि गॉस की प्रमेय लागू कहाँ होती है। तो गॉस की प्रमेय प्यारे बच्चों कहाँ लागू होगी? बंद पृष्ठ पर। किस पर होगी? बंद पृष्ठ पर। तो हम सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक बंद पृष्ठ की रचना करनी होगी। किसकी रचना करनी होगी प्यारे बच्चों? बंद पृष्ठ की। तो सबसे पहले हम यहाँ बंद पृष्ठ बनाएंगे। यहाँ पर बंद पृष्ठ की रचना करेंगे यहाँ। और वो भी कहाँ से? जो पृष्ठ बनाएंगे, जो भी हम बंद पृष्ठ लेंगे, वो कहाँ से होकर गुजरना चाहिए? जहां जिस बिंदु से होकर या जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए ये यहाँ इसी प्रकार से ये है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से हम कोशीय विलेन की रचना कर देते हैं। ये हो गया इस प्रकार से। अब देखिए क्या है यहाँ, मैं थोड़ा इसे थोड़ा डार्क कर देता हूं जिससे कि आपको स्पष्ट दिख पाए। देखिए यहाँ से तो मैं इसे इस प्रकार का कर देता हूँ। ये यहाँ देखिए, ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है हमारा? ये है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ है ये। क्या है ये? गॉसियन पृष्ठ है। अब देखिए क्या होता है, हमेशा सदैव, मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि जो वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वो चालक के क्या होता है? हमेशा बाहर की ओर होता है। कैसे होता है? हमेशा बाहर की ओर होता है। तो यहां से देखिए क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा यहां से, देखिए इस प्रकार से क्या होगा, ये बाहर की ओर होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगा, ये यहाँ से ये बाहर की ओर होगा। और यहाँ भी क्या होगा, ये यहाँ से बाहर की ओर होगा। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र ए। तो क्षेत्र सदिश है, ये हो गया ये ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्या होगा, मैं इसे तीन पृष्ठों के रूप में ले लेता हूँ। तीन पृष्ठों के रूप में ले लेता हूँ। इसे मानता हूँ मैं यहाँ सरफेस 1, और इस बार पूरे को मानता हूँ मैं यहाँ सरफेस 2, और इस ये जो पूरा है, जो वक्रीय जो पृष्ठ है, इसे मानता हूँ मैं पृष्ठ 3 मान लेता हूँ। अब देखिए क्या होगा, हमेशा जो क्षेत्रफल सदिश होता है, ये मैंने आपको बताया है कि हमेशा क्षेत्रफल सदिश कैसा होता है? बाहर की ओर होता है। कैसा होता है? बाहर की ओर होता है। तो जैसे मान लीजिए आप कि ये क्या बना दिया मैंने, इस प्रकार से इसे गॉसियन विलेन बना दिया। तो देखिए ये क्या होगा, ये एक जो क्षेत्रफल सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा? इसके ऊपर इस प्रकार से होगा, ठीक है ना, और ये इस प्रकार से इसके नीचे की ओर होगा। और यहाँ जो वक्रीय पृष्ठ है इसके इस प्रकार से होगा। समझ में आया होगा आपको? तो देखिए यहाँ से जो क्षेत्रफल सदिश होगा, यहाँ से जो क्षेत्रफल सदिश है, वो क्षेत्रफल सदिश होगा इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से। और यहाँ क्षेत्रफल सदिश
इस यहाँ से ये नीचे की ओर होगा इस प्रकार से। और यहाँ जो क्षेत्रफल सदिश होगा, ये मान लीजिए देखिए, यहाँ मैं एक छोटा सा अवयव क्षेत्रफल ले लेता हूँ, मैं यहाँ ये ले लेता हूँ ये भाग। तो इसका क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। वो क्या होगा यहाँ ds वेक्टर, और यहाँ क्या होगा ये, यहाँ ds वेक्टर, और यहाँ भी क्या होगा ds वेक्टर। प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ समझिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा 90 डिग्री। यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री। क्यों कि क्या है, एक रेखा क्षैतिज है और एक रेखा ऊर्ध्व है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो क्या होता है 90 अंश। और यहाँ क्या होगा, दोनों क्या है एक ही रेखा पे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो कोण बनेगा वो होगा थीटा बराबर 0 अंश। समझ में आया होगा। अब देखिए मैं इसे क्या करता हूँ, सरल करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ इसे, थीटा 1 बराबर यहाँ 90 अंश है, और यहाँ थीटा 2 बराबर यहाँ भी 90 अंश है। अब देखिए यहाँ भी क्या होगा 0 अंश। ये क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए आपको कुछ मुख्य बिंदु समझने हैं। क्या समझने हैं, कुछ मुख्य बिंदु समझने हैं। 2-3 पॉइंट समझेंगे और ये आपको इजी से, यदि ये समझ में आ गया आपको, यदि यहाँ ये समझ में आ गया तो समझ लो ये आपकी जो टॉपिक है आपका कैसा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ जो वैद्युत फ्लक्स है, क्या है यहाँ वैद्युत वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, पाई ई बराबर क्यू अपॉन देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ से वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर। एक दूसरा पॉइंट ये समझना है, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ ई डी एस कॉस थीटा। एक ये पॉइंट ध्यान रखना है, समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, पृष्ठ 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, सरफेस 1 कॉमा सरफेस 2 व सरफेस 3 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दो बेटा प्यारे बच्चों, पाई बराबर सरफेस 1 के लिए, और ये हो जाएगा ई डॉट डी एस वेक्टर। ये इस वाली सरफेस के लिए था। अब सरफेस 2 के लिए, यहाँ सरफेस 1 के लिए था और ये सरफेस 2 के लिए, ये हो जाएगा यहाँ वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर। अब देखिए ये जो वक्रीय है सरफेस 3 है ये वाला, इसके लिए क्या होगा, यहाँ
सरफेस 3 के लिए क्या होगा, वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्या है, इनके मध्य बनने वाले कोण हैं या 90 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। देखिए इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, यहाँ इसे समझेंगे। यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा पाई ई बराबर इंटीग्रेशन पृष्ठ 1 के लिए, सरफेस 1 के लिए, और ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा 1। अब थीटा 1 क्यों कर दिया गया है कि मैंने सरफेस 1 के लिए लिया गया है और यहाँ क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है। अब देखिए बात करते हैं हम आगे। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इंटीग्रेशन सरफेस 2 के लिए, और ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा 2। इसके लिए बात की थी हमने। अब ये हमने तीसरा ले लिया है यहाँ सरफेस 3 के लिए, और यहाँ क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ई डी एस कॉस थीटा 3। ये कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो भी थीटा की जो वैल्यू है, जो कोण दे रखे हैं, उन कोणों को यहाँ क्या कर देंगे, वैल्यू को रख देते हैं यहाँ। तो देखिए क्या होगा, यहाँ समझिए फाई बराबर, और ये हो जाएगा सरफेस 1 के लिए ई डी एस कॉस थीटा 1। थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ 90 डिग्री है। तो यहाँ क्या लिख देते हैं हम, यहाँ 90 डिग्री प्लस, अब देखिए यहाँ क्या होगा, सरफेस 2 के लिए है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा 2। थीटा 2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 90 डिग्री। कितनी है बेटा, 90 डिग्री है। तो यहाँ भी कितना लिख देंगे हम, 90 डिग्री लिख देंगे यहाँ। प्लस अब बात करते हैं सरफेस 3 की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, सरफेस 3 की बात करते हैं। तो सरफेस 3 का कितना है बेटा, यहाँ जो थीटा 3 है ये कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा ये सरफेस 3 के लिए, सरफेस 3 के लिए ई डी एस कॉस 0 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए यहाँ से थोड़ा आप समझ लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ, इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू, तीनों तीनों कॉसों की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते जाते हैं। अब देखिए क्या होगा, पाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ सरफेस 1 के लिए ई डी एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। प्लस सरफेस 2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ भी 0 हो जाएगी। प्लस अब बात कर रहे हैं यहाँ सरफेस 3 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है बेटा 1। कितनी होती है बेटा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, फाई ई बराबर, अब देखिए ये क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये एक का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ। तो देखिए ये 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, अब ये हो जाएगा सरफेस 3, और ये हो जाएगा ई डी एस। ये हो गए, हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ। अब देखिए इसे थोड़ा आगे और करते हैं, तो देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा यहाँ, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। देखिए ये हो जाएगा यहाँ पाई ई बराबर सरफेस 3 की बात कर रहे थे हम यहाँ, और ये हो जाएगा ई डी एस। समझ में आया होगा। अब इसी की यदि बात करें हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, किससे बात करें, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा यहाँ, देखिए अब यहाँ लेते हैं हम
संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा यहाँ, आई ई बराबर, अब देखिए यहाँ क्या है, ई यहाँ नियत है और ये हो जाएगा यहाँ डी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, जो गॉसियन पृष्ठ है, जो गॉसियन पृष्ठ है, तो हमने गॉसियन पृष्ठ जो लिया है फिर उसका ये क्षेत्रफल रहेगा, क्या रहेगा, ये क्षेत्रफल रहेगा। इसकी जगह ये जो है, इसकी जगह आ जाएगा यहाँ 2πr l, इसकी जगह आ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बेटा ये हो जाएगा पाई ई बराबर ई, और ये हो जाएगा यहाँ 2πr l। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसे मान लेते हैं हम यहाँ समीकरण 1। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 के पश्चात, अब देखिए यहाँ से हम आगे करते हैं इसे, तो देखिए यहाँ अब लागू क्या करना था हमें, किसका अनुप्रयोग था, ये था गॉस की प्रमेय का। तो प्यारे बच्चों यहाँ से गॉस की प्रमेय, गॉस के नियम से, गॉस की प्रमेय से। अब देखिए गॉस की प्रमेय क्या थी, पाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये थी प्यारे बच्चों, क्या थी, ये थी। अब देखिए इसमें क्या था, इसका जो रेखीय आवेश घनत्व था, जो तार है उसका रेखीय आवेश घनत्व, अब मान लीजिए कितने का था, एल लंबाई का था, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा यहाँ, क्यू अपॉन एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, क्यू अपॉन एल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा बराबर क्या था, क्यू अपॉन एल है यहाँ। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, क्यू बराबर लेमड़ा एल। अब देखिए ये जो लेमड़ा एल निकला है, जो वैल्यू निकली है, अब इसे क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को कहाँ रखना है हमें, यहाँ रखना है। कहाँ रखना है इसे, यहाँ रखना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आई ई बराबर क्या हो जाएगा, लेमड़ा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, क्या हो जाएगा, ये मान लेंगे इसे समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसे, यहाँ समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ अब देखिए क्या होगा, यहाँ समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ भी क्या है, यहाँ इस जगह भी क्या है, ये पाई ई बराबर क्या है, क्यू लेमड़ा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ फाई की जगह क्या है, ये है। तो ये पूरी वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसे हम कहाँ रख देंगे, इसके स्थान पर यहाँ रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं बेटा, यहाँ रख देते हैं। तो किस प्रकार से रखते हैं इसे, देखिए यहाँ ये हो जाएगा ई बराबर ई, और ये होगा 2πr l, ठीक है ना। अब देखिए ये लिख दिया हमने ये, अब ये बराबर में लिखा जाएगा, और ये होगा यहाँ लेमड़ा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ तक समझ में आया होगा। आप थोड़ा ध्यान देंगे आपको पूरा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से ये जो एल है, यहाँ से एल से ये क्या हो जाएगा, यहाँ एल डिवाइड हो जाएगी ये। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, ध्यान दो यहाँ, अब ये जो शेष रहता है, ये जो शेष रहता है,
ये इसे कहाँ ले जाएंगे हम, यहाँ, ये जो गुणा में है इसे यहाँ भाग में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ई बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन 0। ठीक है ना, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसे, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसे एक सरल सूत्र बनाने के लिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। और देखिए क्या करें इसमें, हम क्या करें कि यहाँ 2 से ही गुणा कर दें और 2 से ही कर दें, या यहाँ भाग कर दें, तो देखिए क्या होगा, यहाँ ई बराबर 2 लैम्बडा अपॉन 2 दूनी 4 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ठीक है ना बेटाओ, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पाई वो 2 लैम्बडा अपॉन आर, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि आपको ठीक से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात आप इसे नोट भी कर सकते हैं। समझ में आया होगा। यदि मैं इसे वेक्टर रूप में लिखता हूँ, इसे मैं वेक्टर रूप में लिखता हूँ, तो वेक्टर रूप में किस प्रकार से लिखेंगे इसे, वेक्टर रूप में इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ इसे ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्बडा अपॉन आर इंटू आर कैप। ये यहाँ तक समझ में आया होगा, आप बढ़िया तरह से इसे देख सकते हैं, समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ ये जब वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा, इस प्रकार से होगा, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ, ये क्या है, वेक्टर रूप है, ये क्या है, ये इसका वेक्टर रूप है। सबको समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा इसमें क्या है, आपका सबसे मुख्य चीज क्या है, यहाँ यदि ये आपको समझ में आ गया, ये समझ में यदि आपको आ गया तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सरल है। मैं सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, बढ़िया तरह से मेहनत कर ही रहे हैं, सभी सभी कुशल होंगे। थोड़ा एक कार्य कर दिया करें, थोड़ा लाइक कर दिया करें, जिससे एक मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसे अधिक एनर्जी के साथ में मैं आपको ये सेवाएं प्रदान करता रहूँगा।